हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो यूएससीएमए सितंबर अक्टूबर अटैम्प्ट आ रहा है 2026 में, अभी जो कमिंग अटैम्प्ट है, जिसके लिए 1-2 महीने ही बचे हैं। अभी अगस्त मिड चल रहा है, 15 अगस्त आने वाली है। और अभी जो है सितंबर अक्टूबर बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लान करते हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है मेनली। इसमें दो चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ़र के बारे में कि आईएमए का ऑफ़र क्या चल रहा है। आईएमए आपको पता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो उसका ऑफ़र है। तो जो फाउंडेशन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि फाउंडेशन लर्निंग अप्रूव्ड पार्टनर बन चुका है, अप्रैल में बन गया था, अप्रैल मई के आसपास, इसी 2026 में। तो अब फाउंडेशन लर्निंग के स्टूडेंट्स को डिस्काउंट कूपन कोड मिलते हैं, ठीक है, जो आईएमए के थ्रू प्रोवाइड होते हैं। जो स्टूडेंट्स फाउंडेशन लर्निंग के बैचेस के स्टूडेंट्स होते हैं, क्लासेस के स्टूडेंट होते हैं, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग तो ये है, उसमें मेनली ऑफ़र सितंबर अक्टूबर के लिए ज़्यादा काम का रहेगा। वैसे तो जनवरी फरवरी वाले स्टूडेंट भी करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी फरवरी 2027, बट सितंबर अक्टूबर के स्टूडेंट्स को तो कराना ही चाहिए। दूसरी चीज़ अपन डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। ये जो अभी सितंबर अक्टूबर टाइम आ रहा है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, 1.5-2 महीने ही बचे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है फिर भी आप कौन सी डेट को एग्ज़ाम बुक किया है। अगर मान लो सपोज किसी ने अक्टूबर में एग्ज़ाम बुक किया है लास्ट में, तो अभी 2.5 महीने हैं, तो 2.5 मंथ्स कई लोगों के लिए सफिशिएंट होता है। कई लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं, आराम से निकल जाते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है। तो या कई लोग पहले से भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर चुके हैं। तो ये दो चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आईएमए का ऑफ़र है। ये देखो, ये फाउंडेशन लर्निंग का अप्रूव्ड पार्टनर का है। तो वैसे तो मैं ये वीडियो डाल चुका था। अभी ऑफ़र क्या चल रहा है इसके लिए हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था। थोड़ा सा गला खराब है, तो बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा अजीब सा, बट ठीक है, चल जाएगा, मैं तो बोल लूँगा, कोई इशू नहीं है। अब आपको पता है, दो तरह की कैटेगरी होती है, एक तो प्रोफेशनल और एक स्टूडेंट कैटेगरी। प्रोफेशनल कैटेगरी मतलब जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, आप जानते हो। और स्टूडेंट कैटेगरी जनरली वो कैटेगरी जो कोई ना कोई एजुकेशन कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ये ऑफर दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है। अब आपको पता है 3 तरह की फीस होती है, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस और एग्जाम फीस। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों फीस के बारे में। अगेन, एंट्रेंस फीस को ही रजिस्ट्रेशन फीस कहते हैं। ये वन टाइम होती है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 3 साल तक रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है। आपको 3 साल में दोनों पार्ट सीएमए के क्लियर करने होते हैं। अगर आपका 3 साल के अंदर नहीं क्लियर होता, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस दोबारा देनी पड़ती है, अदरवाइज तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर यूएससीएमए कर लिया, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस कभी भी नहीं देनी है। रजिस्ट्रेशन को ध्यान रखना, एंट्रेंस फीस कहते हैं। एक होती है मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस एनुअल जाती है, हर साल आप मेंबरशिप रिन्यू करवाते हो। और तीसरी होती है एग्जाम फीस। एग्जाम फीस पार्ट वाइज लगती है, पार्ट 1 की अलग लगती है, पार्ट 2 की अलग लगती है। एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसमें कोई पार्ट सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। मतलब एंट्रेंस और मेंबरशिप एक तरीके से कॉमन रहती है। तो प्रोफेशनल कैटेगरी की वैसे एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस है कितनी? $595 है। इसमें जीएसटी ऐड करना पड़ेगा, 18% है ना। अगर आप इंडिया में हैं तो 18% जीएसटी लगता है, और मेनली आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर आप इंडिया में हैं तो 18 मतलब $595 आप आईएमए को देते हैं, एंट्रेंस फीस और रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप फीस मिला के, ठीक है। प्रोफेशनल कैटेगरी की बात कर रहे हैं अपन। एग्जाम फीस देते हैं $545 लेकिन अगर आप फाउंडेशन लर्निंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस पड़ेगी आफ्टर 50% डिस्काउंट $297.5, और एग्जाम फीस रहेगी आपकी $408.75। ये 25% का डिस्काउंट मिल गया। दोनों फीस को जोड़ देंगे आप, डिस्काउंटेड फीस की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं आप फाउंडेशन लर्निंग के स्टूडेंट हो, तो ये तीनों चीज़ जुड़ जाएगी, है ना। ये दोनों फीस प्लस 18% जीएसटी। क्योंकि अब मैंने इसमें एग्जाम फीस एक ही पार्ट की क्यों जोड़ी है, क्योंकि जनरली क्या होता है, स्टूडेंट पार्ट वाइज करके एग्जाम देते हैं। अगर आपको दोनों पार्ट एक साथ देने हैं इन केस, तो आप ये फिर तीनों को भी जोड़ सकते हो, प्लस 18% जीएसटी। ये जुड़ा है, वैसे ये दे रखा है टोटल, प्लस 18% जीएसटी इस पर लग जाएगा। ये डिस्काउंटेड फीस है आईएमए की, है ना। तो अगर अपन बात करें प्रोफेशनल कैटेगरी की फीस कितनी आ रही है, वैसे आ रही है 80,000 रुपये। एक पार्ट की मैंने जोड़ी है, इसमें एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस और एग्जाम फीस एक पार्ट की, प्लस डिस्काउंट आ गया, है ना, 18%, वो प्लस जीएसटी आ गया। ये डिस्काउंटेड फीस है 80,000 की।
अगर आप बिना डिस्काउंट के करते तो क्या होता, 595 प्लस 545 देते, प्लस 18% जीएसटी तो लगता ही, ठीक है। तो फिर आपका बैठता कितना टोटल, $1345। मान लेते 96 की रेट चल रही है, 1,29,000 के आसपास बैठता। तो अभी आपको सेविंग कितनी है इस ऑफर की वजह से, करीबन करीबन 49,000 की सेविंग है। यही चीज़ आप स्टूडेंट कैटेगरी में कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट कैटेगरी में एग्जाम फीस पे 40% डिस्काउंट है, एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस पे तो सेम 50% है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर लो, प्लस 18% जीएसटी जोड़ लो, डिस्काउंटेड फीस की बात कर रहे हैं, तो समथिंग समथिंग 49-50,000 के आसपास आएगा, 50-51,000 के आसपास आएगा। ये देखो ये रहा 49,139 अप्रोक्स। अगर आप बिना मतलब सॉरी सॉरी 40, ये वाला 48,733, सॉरी ये नहीं, ये तो सेविंग्स है ना प्रोफेशनल की, ये आएगा 48,733, ठीक है। 48,733 आ जाएगा अगर आप स्टूडेंट में डिस्काउंटेड फीस की बात करते हैं तो। प्रोफेशनल में डिस्काउंटेड फीस की बात करते हैं तो 80,000 आ जाएगा। बिना डिस्काउंट के जाते प्रोफेशनल में तो 1,29,000 रहता अप्रोक्स, एक पार्ट की एग्जाम फीस जोड़ के ना, ठीक है। तो आपकी अभी सेविंग हो रही है कितनी, 49,000 प्रोफेशनल में अगर आप हो तो, और स्टूडेंट कैटेगरी में आप जाते बिना डिस्काउंट के तो 88,000 फीस बैठती। तो स्टूडेंट कैटेगरी में आपकी 39,000 की सेविंग्स हो रही है। ये ग्रीन में सेविंग्स है दोनों की दोनों। ये मैंने सेविंग एक पार्ट के हिसाब से निकाली है, दोनों पार्ट में तो ज़्यादा होगी सेविंग्स, है ना। अब इसमें क्या होता है कि जब आप पेमेंट करेंगे तो बस एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस लगते हैं, ठीक है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो मतलब किसी के लगते हैं किसी के नहीं लगते, जनरली लगते हैं 2-3% जो भी चार्जेस लगते हैं फॉरेन एक्सचेंज वगैरह के मिला के, वो आप देख लेना है ना, ठीक है। तो करीबन करीबन इतनी फीस आपकी बैठेगी, ये डिस्काउंटेड फीस है। तो मेरा तो कहना यह है कि अगर आप अभी, आपने देखो काफ़ी टाइम लगा रखा है, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट 4-5 महीने 5-6 महीने हो चुके हैं स्टडी करते हुए चालू, तो आपको इस डिस्काउंट को अवेल कर लेना चाहिए ना, ठीक है। कई लोग क्या है 4-5 महीने, कई लोग 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं सीएमए की ना, तैयारी मतलब कि उन्होंने कोर्स ले रखा है, कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं वो, तो अब भाई टाइम आ गया, अब एग्ज़ाम दे दो, ठीक है, इतना टाइम हो चुका है। तो कोई स्टूडेंट बिल्कुल ही न्यू स्टार्ट कर रहा है तो सितंबर अक्टूबर देना अभी, तो अगर आप बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हो अभी, है ना, आज तक कभी सीएमए के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, पहली बार फटाफट फटाफट से आपने पढ़ना चालू किया अभी, या कर रहे हो या प्लान बना रहे हो, तो थोड़ा सा आप एक बार सोच सकते हो कि भाई इतना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, आपको 4-5 महीने हो गए हैं, तब तो आपको सितंबर अक्टूबर अटैम्प्ट दे लेना चाहिए, ठीक है। देखो सिंपल बात यह है कि अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है या आपको लग रहा है कि आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे, अब जैसे कोई सीए होता है, कई बार यूएससीएमए जो है वो सीए स्टूडेंट भी करते हैं, कई बार सीए कंप्लीट करने के बाद भी यूएससीएमए करते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सीए कंप्लीट है, सीएस कंप्लीट है, आईसीडब्ल्यू कंप्लीट है इंडिया वाला, मतलब इंडियन सीएमए कंप्लीट है, वो भी यूएससीएमए कर रहे हैं। तो वो लोग फटाफट फटाफट निकाल सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। या जो पढ़ाई के टच में है बहुत ज़्यादा। अब कई बार क्या होता है, कई बच्चे केवल टाल रहे होते हैं एग्जाम को, डेफर कर रहे होते हैं, बट वो करना ठीक नहीं है। आपने पार्किंसन लॉ के बारे में सुना होगा, वर्क एक्सपेंड एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मैं ये क्लास में हमेशा बताता हूँ कि भाई आपके पास अगर टाइम दिख रहा है, मान लो कि आपको लग रहा है कि जनवरी फरवरी अटैम्प्ट सामने है ना, सपोज 2027 का, तो आप बोलोगे यार ठीक है जनवरी फरवरी दे लेंगे, अभी तो जो है नहीं हुई है हमारी तैयारी, है ना, भले ही आप 4-5 महीने से पहले से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आपके पास अगर टाइम दिखेगा आपको तो आप अपने आप ही अपना काम जो है उस हिसाब से बढ़ा दोगे, है ना, ऐसा आपके साइकोलॉजी बैठती है ना। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। मेन बात क्या है कि देखो कमिटमेंट तभी आता है जब आप फॉर्म भरते हो, उससे पहले कमिटमेंट आएगा नहीं, है ना। तो अगर आपको तैयारी करते हुए कुछ महीने हो गए हैं तो बेटर ये है कि अब आपको फॉर्म भर देना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बात ये है। देखो अभी क्या है कि सितंबर अक्टूबर का रिजल्ट आया था, है ना, वो मई जून का, देखो 6 अगस्त 2026 इसी साल का रिजल्ट है। तो हमारे एक स्टूडेंट हैं, सुशील बिरला सर है, मैं तो सर ही बोलता हूँ उनको, है ना। तो अब देखिए आप, कितनी अच्छी सी बात है कि मैं आपको इनके बारे में बताऊँ। इनका देखो पार्ट 1 पास हो गया 2025 में, फरवरी के अंदर, जनवरी फरवरी अटैम्प्ट में। पार्ट 2 2026 में। इनकी एज क्या है, ये सुशील बिरला जी हैं, इनकी एज है 46 ईयर्स, जॉब करते हैं फुल टाइम,
9 to 7 का जॉब है, ठीक है। और सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं। और महाराष्ट्र मतलब अच्छा खासा पूरा दिन इनको देना पड़ता है जॉब के अंदर, अच्छी सीनियर पोजीशन पे है, फैमिली भी है, ठीक है। तो 46 के हैं तो ऑब्वियसली फैमिली होंगी, बच्चे हैं काफ़ी बड़े बड़े। और उसके बाद इन्होंने सीएमए जो है, आप देखिए करीबन करीबन ये टाइम टेन्योर देख लीजिए, 1.5 साल मान लो आप, है ना। तैयारी थोड़ा पहले भी स्टार्ट करी थी, 1.5 साल के अंदर यूएससीएमए कंप्लीट किया है इन्होंने, है ना, कर लिया। लेकिन है ना, इस एज में भी 46 एज के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप हमारी वेबसाइट पे देखोगे फाउंडेशन लर्निंग के जाके, तो उसमें आपको 50-50 साल के लोग मिलेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, पॉली थॉमस सर हैं एक, तो उनकी तो और भी एज अच्छी खासी है, उनकी भी मतलब इनसे ज़्यादा ही एज है। एक सिद्धार्थ सर हैं, तो मतलब काफ़ी सारे हैं जो जिन्होंने एक पार्ट निकाला या फिर दोनों पार्ट निकाले कई लोगों ने, बट हाँ टाइम पे कंप्लीट यूएससीएमए कर लिया। तो मेन थिंग ये कि ना, आप अपना अटेम्प्ट को डेफर मत करो फालतू के अंदर ही, है ना। मेन तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनको तो देना ही चाहिए अटेम्प्ट रेगुलरली, और जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको भी जो है टाइम पे एग्जाम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी दिन आएगा कि आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे और बिल्कुल पढ़ोगे, ऐसे तो एक इल्यूजन है, खुद को धोखे में रखना है, ठीक है। तो बेटर ये है कि प्रिपरेशन करो और उसको कंप्लीट करो जो आपने काम चालू किया है, ठीक है। इसके बाद एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, थोड़ी सी ये बात भी कर लेते हैं। अगर देखो अक्टूबर लास्ट है, तो मैंने कहा कि जैसे सबका सितंबर अक्टूबर अटेम्प्ट अलग अलग दिनों के अंदर होगा। मान लो अक्टूबर में आपने लास्ट में फॉर्म भरा है ना, या भरोगे, प्लानिंग कर रहे हो फॉर्म भरने की अक्टूबर लास्ट के अंदर, तो आपको देखो अभी अगस्त चल रहा है, 15 अगस्त आने वाला है। अगस्त के 15 दिन वैसे 31 का होता है, 31 का होता है अगस्त, और सितंबर हो गया, और अक्टूबर लास्ट में तो 15 दिन मान लो। करीबन करीबन आपके पास 60 दिन तो है ना, लास्ट में भी करते हो तो। मैंने देखो अक्टूबर का लास्ट नहीं गिना, 15 तारीख तक ही मान लिया, तो वैसे तो ज़्यादा ही दिन है, लेकिन 60 मान लेते हैं। अब 60 डेज में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? पहले तो आप सेक्शन A B C D E, जैसे मान लो पार्ट 1 पढ़ रहे हो, तो पार्ट 1 के सेक्शन A B C D E F 6 सेक्शन है, इन 6 को कुछ डेज बांध के रिवाइज कर लो, ठीक है। रिवीजन करने का तरीका क्या है? क्लास के नोट्स बनाए होंगे आपने, क्लास के नोट्स बनाए तो उधर से रिवाइज कर लो, नहीं बनाए तो आपके पास PDF होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो आप मटेरियल यूज़ कर रहे होंगे, उससे रिवाइज कर लो। रिवाइज करने में आपके ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में रिवीजन हो जाना चाहिए। 15 डेज इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर रिवीजन, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो। इसमें आप जो है हर टॉपिक के साथ साथ एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन कर सकते हो जो क्लास में करवाए हुए होते हैं। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्या है आपका जो होना चाहिए, ये करने के बाद आपको फोकस करना चाहिए टेस्ट सीरीज पे। जो लोग बहुत सारे, अब मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन हमारे जो ऐप है फाउंडेशन लर्निंग की ऐप, उस पर मैंने देखा है ना, क्योंकि हम ट्रैक रखते हैं। कई स्टूडेंट पता है कितने टेस्ट दे चुके हैं? 200 टेस्ट दे चुके हैं, 200 टेस्ट 3-3 महीने के अंदर, 4-4 महीने के अंदर 200 टेस्ट दे चुके हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली की डेली 1 या 2 टेस्ट देते ही हैं, ठीक है ना। हमने टेस्ट सेट बना रखे हैं, जैसे एक टेस्ट के अंदर करीबन 33 MCQs हैं, 30 मान लो आप, 30 MCQs हैं, समझ में आ रहा है? तो मतलब इतने इतने टेस्ट स्टूडेंट जो है वो दे चुके हैं। आप मल्टीप्लाई कर लो, 6-6 हज़ार क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है कर रहे हैं। मतलब एक टेस्ट में हमने एक पार्ट के अंदर कम से कम 4,000, अब तो 4,000 MCQ हो गए एक पार्ट के अंदर हमारे टेस्ट के अंदर। पहले 2,000 से चालू किया था, अब 3,000, फिर 4,000। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपको डेली की डेली 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, है ना, बिल्कुल। क्योंकि अब जो है सितंबर अक्टूबर टाइम दे ही रहे हो आप, बिल्कुल सामने आ गया सितंबर अक्टूबर टाइम, तो 2 टेस्ट तो आपका मिनिमम टारगेट होना ही चाहिए कि भाई मैं डेली की डेली कम से कम 60 क्वेश्चंस तो मिनिमम करूं ही करूं। समझ में आ गया? अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट पूछते हैं सर के कैसे चलाएं, क्या सेक्शन A को हम ऐसे कर लें 2-3 दिन सेक्शन A पे पूरा फोकस, फिर सेक्शन B पे, फिर C पे, फिर D पे, फिर E पे, फिर F पे। देखो मेरा तो, जैसे मैं अगर आपकी जगह होता, मैं स्टूडेंट होता, तो मैं तो, मेरी क्या आदत है, मैं एक ही जो है ना चीज़ पढ़ के थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, खाली एक ही सेक्शन को पढ़ता रहूँ जब अपने CA करने के टाइम पे पढ़ता रहूँ। तो मेरी आदत थी, मैं 2 से 3 जो चीज़ें थी ना उनको एक साथ चलाता था, ठीक है। तो जैसे अकाउंट्स भी पढ़ रहे हैं तो कॉस्टिंग भी पढ़ रहे हैं, तो
मान लो FMB पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो यहाँ पे कि चाहो तो सेक्शन ए चलने दो, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, सेक्शन ए आपको पता है अकाउंट्स का प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा। सेक्शन बी या सी में से कुछ उठा सकते हो, फिर एक थ्योरी ले लो ई या एफ में से, ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे करते हुए पोर्टफोलियो बना के चलोगे तो थोड़ा सा आपका मन लगेगा, है ना, और आपको लगेगा सब्जेक्ट स्विच हो रहे तो अच्छा भी लगेगा, है ना, चाहो तो। वरना कोई कर सकता है, देखो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है कि मैं पूरे 2 दिन सेक्शन ए पे पढ़ूंगा, फिर बी पे पढ़ूंगा, फिर सी पे पढ़ूंगा, ऐसे खत्म करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर शॉर्ट नोट्स आपने पहले से बना रखे होंगे, उनको रिवाइज कर लो, डेली का टारगेट सेट कर लो। देखो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इससे इंपॉर्टेंट ये बात है कि पर आवर आउटकम निकलना चाहिए, ठीक है। कई लोग पूरे दिन भर पढ़ते रहते हैं, किताब लेके बैठे रहेंगे, लेकिन आउटकम नहीं निकलता है। कई लोग 1 घंटे के अंदर ही 3 घंटे के बराबर पढ़ लेते हैं। तो हर तरह का बच्चा अलग अलग होता है, तो आपको आउटकम बेस्ड स्टडी करनी चाहिए, ना कि आवर बेस। लेकिन अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो सपोज, तो आपके पास अभी कोई काम नहीं है, तो आप 8 10 12 घंटे जितना हो सकता है मैक्सिमम पूरा टाइम पढ़ो। आप देखो आपके सीए स्टूडेंट जो है, सीए दोस्त होंगे कोई, है ना, जो सीए कर रहा होगा, तो वो कितनी देर पढ़ते हैं पूरे दिन भर में एग्जाम के टाइम पे? पूरे पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, 8 10 12 घंटे पढ़ते रहते हैं। तो आप उनसे देखो एक बार, है ना, तो उनसे भी पूछ सकते हो आप कि भाई आप कितनी देर पढ़ते हो, बताएंगे आपको। तो पूरा पूरा दिन आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे तो अभी। और वर्किंग प्रोफेशनल हो, टाइम कम है, छुट्टी ले पाओ एग्जाम से 10 15 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, जितना ठीक है। बाकी आपने अगर तैयारी पहले से कर रखी होगी, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आपने सोच रखा है, तो आपको देना चाहिए 3 4 महीने 5 महीने, जैसे मैंने बताया, अगर हो चुके हैं तो आपको दे लेना चाहिए। टाइम लॉग शीट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आप देखो ये मैं इस तरीके से यूज़ करता था अपने उसके अंदर, कि जैसे मान लो आप यूएससीए में कर रहे हो, है ना, पार्ट 1, तो सेक्शन ए बी सी डी ई एफ, मान लो पार्ट 1 का तैयारी कर रहे हैं अपन, पार्ट 1 का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लिखो इसमें कि भाई कितने आवर्स आप दे रहे हो। अच्छा आज मान लो है, क्या डेट है आज, 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त को आपने सेक्शन ए पे 4 घंटे पढ़ाई करी, सेक्शन बी पे 3 घंटे, सेक्शन एफ पे या ई पे 2 घंटे। ऐसे करते करते आप 15 अगस्त 16 अगस्त यू कैन मेक अ टाइम लॉग शीट लाइक दिस। इससे क्या होगा, इससे ये पता लगेगा कि आप कितनी देर पढ़ रहे हो, डेली की डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। इसको अपने पेपर में बनाना ना, ऐसे मत बनाना कि कोई मतलब मोबाइल में अवॉइड करना, मेन बात ये है। आप हार्ड कॉपी में बनाओगे, डायरी वायरी होगी तो उस पर बढ़िया रहेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जब 2 महीने बाद आप जब अपना CMA आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आने वाला होगा, तो आपको लगेगा कि भाई मैंने देखो इतना टाइम दिया है। और जब आप CMA कर लोगे कंप्लीट, तब आपको इसको देख के बहुत प्राउड होगा, तब आपको लगेगा देखो मैं इतनी देर पढ़ता था। और इससे पता लगेगा आपको कि टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है ना, ये भी फ़ायदा इसका, डेली बेसिस पे आपको पता लगेगा। तो टाइम लॉग शीट मेंटेन करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक्टिव लर्निंग करनी है, पैसिव लर्निंग नहीं करनी है। पैसिव लर्निंग मतलब क्या होता है, केवल पढ़ना। एक्टिव लर्निंग क्या होता है, पढ़ने के बाद रिवीजन करना माइंड के अंदर। इट्स लाइक चिंतन एंड मनन, है ना, ठीक है। चिंतन मनन सुना होगा आपने, कि भाई आप, है ना, क्या कर रहे हो, डेली की डेली जो है वो मतलब सोच रहे हो, है ना। जब आपने बुक बंद कर दी, बुक बंद करने के बाद, जैसे मान लो आपने लीज पढ़ा, तब आप बुक बंद करने के बाद आराम से लीज के टॉपिक के बारे में कोई विचार कर रहे हो। मैं क्या करता था, जब CA इंटर या फाइनल में था, तो मेरी एक आदत थी, मैं रात को सोता था तो एकदम से नींद नहीं आती थी, तो थोड़ी देर सोचता रहता था जो टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता था कि यार वो टॉपिक एकदम से याद नहीं आ रहा, तो फिर मैं बुक खोलता था रात को बीच में और वापस से वो देखता था, लाइट जलाता था पहले रूम की, फिर बुक खोलता था, फिर देखता था, फिर सो जाता था कि हाँ चलो अब मिल गया। ऐसे ही जब पार्क में सुबह सुबह घूमने जाते थे, है ना, तो उधर भी यही करते थे, वॉक करते करते जो है सोचते रहते थे, ठीक है। जो टॉपिक पढ़ा है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, देखते थे कितना रिवाइज हो पाएगा। फिर जब मोबाइल आ गया तो फिर मोबाइल में स्क्रीनशॉट्स लेने लग गए, ठीक है, फोटो खींच के लेके जाने लग गए, घूमने जाते थे, पार्क जाते थे जब, तो पहले घूम लिया पूरा, फिर एकदम से याद आया कि मतलब पूरा रिवीजन कर लिया, फिर याद आ रहा है यार एक टॉपिक जो है ना ये यहाँ पे स्टक कर रहा है, ये आ नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो फिर मोबाइल निकाला, फिर देख लिया उसके अंदर से।
तो ऐसे आप करोगे जिस दिन, तो मतलब उससे थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में जाने में मदद मिलेगी टॉपिक्स को, है ना, वो थोड़ा अच्छा रहता है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 1 महीने से जो ज़्यादा ही है अभी आपके पास, ठीक है। तो आपको आवर बेस ना स्टडी करते हुए आउटकम बेस स्टडी करनी है। जैसे मैंने बताया कि 4-5 दिन में आपने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, 3 दिन में सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आपको क्या देना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करने के बाद, जैसे मान लो आप टेस्ट दे रहे हो, तो एक पार्ट के कम से कम 3000 MCQ तो करने ही चाहिए। 3 बार कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। 3 बार अगर आपके टेस्ट सीरीज हो गया तो बहुत अच्छी बात है। टेस्ट से बार बार सीखना है, ये तो हर स्टूडेंट को सीखना है। कुछ कुछ नए नए पॉइंट आएंगे टेस्ट के अंदर, तो आपको अपने नोट्स के अंदर उसको अपडेट करना है, ठीक है। ये चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं, क्या कितने क्वेश्चन हार्ड लगते हैं, कौन सा क्वेश्चन हार्ड लगता है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आपको टाइम देना है। जो जो टेस्ट सीरीज में आपको पर्टिकुलरली टेस्ट हार्ड लगते हैं, उन टेस्ट को आपको दोबारा देना चाहिए। एग्ज़ाम में देखो, एग्ज़ाम क्या है, एक मेंटल गेम भी है, ठीक है। तो मेंटल गेम क्या है कि भाई आपको, है ना, आइसोलेशन में थोड़ा टाइम रुकना पड़ता है। 1-2 महीने जितना मन में दूसरे विचार कम आए उतना बढ़िया। एग्ज़ाम शांति से निकलना चाहिए ना भाई, क्योंकि अगर मान लो किसी ने कुछ अपन से बातचीत हुई, किसी ने कुछ कहा अपन को, और वो पूरे दिन में माइंड में चल रहा है, तो अपना पूरा दिन भी खराब हो सकता है उस चक्कर में। तो बेटर रहता है कि एग्ज़ाम जब तक है, 2 महीने हैं, तो शांति से पढ़ाई करो, इधर उधर ज़्यादा बातें मत करो, फ़ोन वोन भी मत यूज़ करो, और ज़्यादा मिलो भी मत लोगों से। आपको जाना है पार्क चले जाओ, घूमने चले जाओ, ठीक है। हमारे सीए फाइनल के टाइम पे हम तो क्या करते थे कि लाइब्रेरी सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, तो मैं तो छत पे चले जाता था, छत पे पढ़ता था, आराम से छत पे पढ़ लिया, रिवीजन हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, बढ़िया। वहाँ पे बिल्कुल अच्छी खासी हवा रहती है, क्योंकि अब हमारी सिटीज़ में तो छत तो हमारी होती है, फ्लैट सिस्टम तो हमारे यहाँ पे है नहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब फिर भी चालू हो रहा है। तो छत पे पढ़ने में, रात को पढ़ने में, या फिर रात में तो लाइट जला लेते थे, दिन में या शाम के टाइम कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो छत पे भी आप आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि थोड़ा टाइम आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, शांति से रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया से तो बिल्कुल ब्रेक लेना पड़ेगा आपको। आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, है ना, ये सब से थोड़ा सा आप दूरी बना के रखो। मैं तो कहूँगा कि जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक इनको अनइंस्टॉल ही मार दो। लिंक्डइन विंक्डइन कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, अनइंस्टॉल मारो। रिकमेंडेशन सारे ऐप्स की ऑफ कर दो, नोटिफिकेशन सारे के सारे ऐप्स का ऑफ कर दो। ये तो रखना ही चाहिए, ऑफ ही रखना चाहिए वैसे भी। अब मान लो किसी के फ़ोन में जोमेटो है, 5 बार वो नोटिफिकेशन दे रहा है एक दिन में, ऐप तो फालतू में नोटिफिकेशन देती रहती है, तो उनको नोटिफिकेशन को साइलेंट कर दो। पता है आपको साइलेंट कैसे करते हैं। रील्स वील्स नहीं देखनी है, गेम वेब सीरीज़ नहीं देखनी है फिलहाल, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ऑब्वियसली नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहना पड़ेगा, नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा। थोड़ा सा नो कहने की आदत सीखनी पड़ेगी ना। ऐसा होता है कई लोगों से मना बिल्कुल भी नहीं होता है, तो थोड़ा भाई अब क्या है, एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम पढ़ाई करनी है, बिल्कुल पढ़ाई देखो, चाहे कोई प्रोफेसर हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कैसे भी हो, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, पढ़ाई तो बिल्कुल ऐसे किताब लेके सर झुका के पढ़ना ही पड़ेगा आपको, है ना। वो तो वैसे ही पढ़ाई होगी, पढ़ाई एकदम से जल्दीबाजी में नहीं होगी, ठीक है। तो तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको लगता है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, अगर आपको थोड़ा एनवायरनमेंट इतना पीसफुल नहीं मिल पा रहा तो आपको लाइब्रेरी भी मान लो एक्सेसिबल नहीं है, तो छत पे जाके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेबल चेयर पे पढ़ना है, ऑब्वियसली टेबल चेयर, आज हम भी सारा काम टेबल चेयर पे ही करते हैं, कई लोग पलंग वलंग पे करते हैं, तो वो इतना अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। लैपटॉप का यूज़ करो या टैबलेट का यूज़ करो, मोबाइल मत यूज़ करो पढ़ते समय, कोशिश करके, अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव हैं तो। और ऑल्टरनेटिव नहीं है तो फिर तो मोबाइल से पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। बट क्या है कि मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन जल्दी आ जाता है, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा, टाइम का लॉग मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मोटिवेशन होता है। जैसे मैं पूछता हूँ भाई आपको क्या मोटिवेट करता है, तो कई लोग कहते हैं कि सर मेरे को मोटिवेट करता है, जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो जनरली होते हैं, जो 12th पास करके आते हैं, या फिर कोई भी मान लो, हमेशा उनके पेरेंट्स उनको मोटिवेट करते हैं, या वो अपने पेरेंट्स से मोटिवेट होते हैं। अब जैसे मेरे मान लो फादर का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है, तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, तो मैं उनको देख के बहुत मोटिवेट रहा हूँ, वैसा हुआ भी है। तो मैं काफ़ी उनसे मोटिवेटेड रहा हूँ, हमेशा आज भी रहता हूँ। तो उनको अपन देख के बहुत ज़्यादा सीखते हैं, मोटिवेट रहते हैं कि देखो हमारे पापा ने स्ट्रगल किया तो हम भी स्ट्रगल कर सकते हैं, हमारे अंदर वो जीन्स हैं पूरे के पूरे, क्वालिटी है।
तो हम लोग ऐसे कैसे शांत बैठ सकते हैं, ऐसे फायर होनी चाहिए अंदर, है ना। फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं वो अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अपने स्पाउस के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो मोटिवेशन मतलब ज़िंदगी का कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है, जो अपन को इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए, इंस्पायर करता है आपको। कई लोगों को होता है कि भाई मेरे को जॉब में प्रमोशन चाहिए, है ना, ठीक है, कई लोगों को रिवॉर्ड चाहिए, किसी को सैलरी चाहिए, किसी को क्या चाहिए, तो कोई ना कोई स्टेटस या फिर ये सब चीज़ें, किसी को नाम के आगे क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यूएससीए में देखो एक अच्छी क्वालिफिकेशन है, आपने स्टार्ट करी है, स्किल्स बेस है, स्किल्स मिल रही है सीधा सीधा आपको यहाँ पे। आप अकाउंट्स भी सीखते हो, है ना, आईएफआरएस सीख रहे हो, गैप सीख रहे हो, कॉस्टिंग सीख रहे हो, एफएम सीख रहे हो, ऑडिट सीख रहे हो थोड़ा सा, अब तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी है, टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हो। तो आदमी जो है बहुत सारी चीज़ों से मोटिवेटेड रहता है, ठीक है। कई लोग कहते हैं सर मोटिवेशन से ज़्यादा तो डिसिप्लिन रहता है, बिल्कुल सही बात है कि मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है, ठीक है। बट फिर भी एक मोटिवेशन लाइफ में होना चाहिए कि भाई हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, डिसिप्लिन तो अपनी जगह है ही, ठीक है। तो आपको कुछ टाइम जो है इन चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ेगा। अब देखो दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल, है ना। अपने सीएमए के अंदर भी दो पार्ट हैं, जैसे पार्ट 1 है, कुछ पार्ट प्रैक्टिकल है, कुछ पार्ट थ्योरेटिकल है। ऐसी पार्ट 2 है, कुछ पार्ट प्रैक्टिकल है, कुछ पार्ट थ्योरेटिकल है। तो अब क्या होता है, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, किसी को थ्योरी अच्छी लगती है, किसी को प्रैक्टिकल अच्छा लगता है। वो हर स्टूडेंट के एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, एप्टीट्यूड, है ना, कि भाई उसका क्या एप्टीट्यूड है, क्या आईक्यू लेवल है, उसको क्या पसंद है। किसी को दिमाग में प्रोसेसिंग करना अच्छा लगता है, किसी को दिमाग में केवल रटना अच्छा लगता है। किसी को एनालिसिस अच्छा लगता है, किसी को एनालिसिस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। किसी का माइंड तार्किक होता है, मतलब तर्क देना, उनको लॉजिक्स उनको पसंद आते हैं, किसी को लॉजिक पसंद नहीं आते। हर किसी का अलग अलग सिस्टम होता है, हर स्टूडेंट अलग अलग होता है। तो देखो सिंपल बात यह है, लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ना, प्रैक्टिकल पार्ट, उसमें एनालिसिस और प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जैसे पार्ट 1 के अंदर सेक्शन ए पूरा अकाउंट्स, पार्ट 1 के अंदर सेक्शन बी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पार्ट 1 के अंदर ही सेक्शन सी कॉस्टिंग। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो चलो ठीक है, थ्योरी है, बीसीजी मैट्रिक्स याद कर लिया आपने, है ना, या फिर आपने पेस्टल एनालिसिस देख लिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एक्सटर्नल एनालिसिस कर लिया, स्वॉट एनालिसिस कर लिया। ये थ्योरी है, इसमें कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकल भाई लीज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, है ना, सिखा रहे, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिमाग में, अच्छा ऐसा हो रहा है, ये एनालिसिस करना पड़ेगा दिमाग में ना। तो जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो यू शुड डू प्रोसेसिंग इन योर माइंड, यू शुड डू एनालिसिस इन योर माइंड, है ना। इसी को हम चिंतन मनन कहते हैं, कि भाई उस टॉपिक को ग्राइंड करना, ठीक है, पढ़ने के बाद इधर उधर, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे से उसको करना, उड़ेलना उसको, है ना, बार बार रिवीजन करना की होता है। करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान, है ना। तो वो वाली बात है कि आप जब तक जितनी बार अभ्यास करोगे, ठीक है, तो मतलब उतना आपको बेनिफिट रहेगा। आपने सुना होगा पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी संस्कृत ग्रामर, तो वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, है ना, बट फिर भी उन्होंने क्या किया, अष्टाध्यायी बुक लिखी, जो संस्कृत ग्रामर थी, है ना, पाणिनि ने। तो कोई भी पर्सन जो है, मतलब अभ्यास करके भी, आप ये मान लो कि दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बाय बर्थ, उनको पढ़ पढ़ के फटाफट तुरंत याद हो जाता है, तुरंत समझ में आ जाता है, बहुत जल्दी ग्रास्पिंग पावर, आईक्यू लेवल हाईएस्ट, बहुत अच्छा रहता है ना। कई लोग होते हैं जो बिल्कुल स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन वो क्या है, पीछे पड़ जाते हैं किसी टॉपिक के, तो उसको कंप्लीट करके मानते हैं, वो मेहनती होते हैं। तो देखो मेहनती स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, अगर वो बस क्योंकि वो कंसिस्टेंसी रख रहा है, मेहनती मेन क्या है, कंसिस्टेंसी रखना, तो फिर वो आराम से पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है ये चीज़ केवल यूएससीएमए पे अप्लाई हो रही है, सारे एग्जाम्स पे ये चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है ना। आप देखोगे कई बार मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन क्या है, थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हैं, है ना, उनको यही नहीं याद रहता कि एग्जाम फॉर्म कब की डेट निकल गई कब, तो वो चूक जाते हैं, है ना। लेकिन कई बार क्या होता, मतलब कई बार इंटेलिजेंट वाले स्टूडेंट होते हैं, वो इस तरीके से गलती कर देते हैं। तो हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, बट मेन चीज़ ये है कि आपको क्या करना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। अगर आप मेहनती हो, भले ही इंटेलिजेंसी कम है, एवरेज स्टूडेंट हो, बट आप मेहनत कर लेते हो, पीछे पड़ जाते हो किसी टॉपिक के, और उसको पूरा करके ही मानते हो, तो यू आर द बेस्ट, ठीक है। समझ में? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो मॉर्निंग में याद करने की, मॉर्निंग में बेस्ट टाइम होता है याद करने का। रात को टाइम पे सो जाओ, वेब सीरीज़ वगैरह अभी तो मत देखना फिलहाल, तो 2 महीने अवॉइड कर लो।
कंसेप्चुअल पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ोगे उतना याद रहेगा। पिक्चर फोटोज़ तो अब तो आजकल है ही। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करो, लिखने में मज़ा आएगा आपको, लिख के याद करोगे। लिख मतलब अब आप जैसे कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, अब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। मैं ऐसे नहीं कराता हवा में, आपने देखा होगा कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। तो उस टाइम आपकी भी ड्यूटी बनती है, कैलकुलेटर लेके बैठें और सॉल्व करें उसको। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल रहे हैं, पीवी फैक्टर निकाल रहे हैं, तो कैलकुलेटर से खुद निकाल के देखें बार 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 बार। जब तक नहीं आ रहा जब तक करते रहें कोशिश, ठीक है ना। अब तो आपके पास चैट जीपीटी है, जेमिनी है, क्लाउड है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो पढ़ाई के लिए, है ना। बस ये हेल्प ले सकते हो कि भाई आपको कोई डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा, नोट्स बनाते समय मल्टी कलर पेन्स का यूज़ करो, ठीक है। अभी आपके पास नोट्स बनाने का तो टाइम है नहीं, लेकिन आप अंडरलाइन वगैरह करते हो तो मल्टी कलर पेन्स का यूज़ करो। इस टाइम क्योंकि बिल्कुल लास्ट टाइम बचा है, 1 डेढ़ महीना 2 महीना बचा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बुक्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे करो फोकस, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे फोकस करो। एक ही टॉपिक पे नहीं स्टक होना। अगर मान लो कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मान लो सेक्शन ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, मान लो आपको लीज बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है यार कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, बाकी कर लो, लास्ट में कर लेना, अगर हो जाए तो लीज, नहीं हो तो कोई बात नहीं। बाकी भाई एग्ज़ाम 500 मार्क्स का है, 500 मार्क्स का तो कट ऑफ है नहीं उसकी, 360 है, तो एक आध टॉपिक अगर नहीं आ रहा समझ में तो छोड़ दो, लेकिन ऐसा सारे में नहीं होना चाहिए, बहुत सारों में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस टाइम पे टेलीग्राम वगैरह पे नहीं जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आदमी टेलीग्राम पे अपन को क्या कह रहा है, ये आदमी क्या कह रहा है, फालतू परेशान होगे, कोई मतलब नहीं है, फ्रॉड व्रॉड हो जाएगा तो परेशान हो जाओगे। टेलीग्राम पे कई लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, बच्चे हमारे पास आते हैं बाद में बोलते हैं कि सर हमने तो किसी को ऐसे ही पैसे दे दिए, तो मैंने कहा इस चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना, जो काम करना है ऑथराइज तरीके से करो, सिंपल बात ये है। अब जॉब वाले स्टूडेंट के साथ देखो एक डिफ़िकल्टी रहती है, जैसे वैसे तो मैंने एग्जांपल लिया था, सुशील बिरला सर हैं, उन्होंने देखो अभी जॉब के साथ ही यूएससीए में कंप्लीट कर लिया, दोनों पार्ट हो गए अब उनके। आपको बताऊं वो तो अपने अब बच्चों को भी यूएससीए में करवा रहे हैं, और उनके बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए, ठीक है। तो उन्होंने तो कोर्स भी परचेज कर लिया बच्चों के लिए मेरे से। तो सोचो आप, मतलब और ऐसे कई स्टूडेंट है, केवल वो नहीं है अकेले, जिन्होंने खुद भी यूएससीए में किया, उनके बच्चे भी कर रहे हैं, और मेरे से ही कर रहे हैं वो, मतलब साथ के साथ ही चल रहा है उनका। तो आप सोचो। तो आपको है ना जॉब में ये नहीं करना कि भाई हम तब पढ़ेंगे जब हमें ऑफिस से अलग से टाइम मिल जाएगा बाद में, अभी हम फ्री नहीं है, ऑफिस में ऑडिट चल रही है, ट्रांजिशन चल रहा है, अगले महीने से स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हमारा तो डिमांडिंग काम है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क है, तो भाई फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ऐसे सोचोगे तो, ठीक है। आपको देखो ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये तो चलती ही रहेगी, प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होगी लाइफ के अंदर, है ना, ये सब चलता ही रहेगा। मेरे सर हमेशा बोलते थे, जिनके पास मैं आर्टिकलशिप करता था, कि आदमी का काम खत्म तब होगा जब वो लकड़ियों पे लेटेगा, मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब ब्लंट बोलते थे, तो बोलते थे भाई चिता पे जब लेट जाओगे तब काम खत्म हो जाएगा, उससे पहले तो काम जिंदगी भर चलता ही रहेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इसी इसी फेज़ में आपको टाइम निकालना है पढ़ने के लिए, ऐसे तो है नहीं कि अलग से आप टाइम निकलेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स के साथ ही पढ़ाई करनी है, प्रॉब्लम्स अलग से ख़त्म नहीं होंगी कभी भी। ऑफिस का स्ट्रेस ऑफिस में छोड़ के आओ, ठीक है। मेरी सुशील सर से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, तो उन्होंने कहा कि बस मैं तो यही करता था, 9 से 7 ऑफिस जाता था, तो ऑफिस का स्ट्रेस वहीं के वहीं छोड़ के आता था। वीकेंड्स पे जब भी टाइम मिलता था ज़्यादा पढ़ लेता था, ठीक है। हेल्थ, डाइट, स्लीप, मतलब इनका ख्याल रखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि भाई अगर आपको हेल्थ इशू है, मतलब पहला सुख निरोगी काया। अब मान लो किसी को हेल्थ इशू हो गया, किसी के कोई भी 25 तरह के हेल्थ इशू है, तो कुछ भी हो गया तो फिर पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो उससे बढ़िया क्या है, आप थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन कर लो, रेस्ट और स्लीप तो बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट लाइफ में 6 से 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। ज़्यादा सो रहे हो तो भाई 8 घंटे सो लिए, 9 घंटे सो लिए, 9 घंटे तो खैर 9 घंटे सफिशेंट, इससे आप मत सोना। हम तो 6 से 8 घंटे में काम चला लेते हैं वैसे, 6 to 8 आवर्स ठीक है, लेकिन इससे कम भी नहीं है ना, ठीक है। 5 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, कई लोग ऐसे सोते हैं, तो ये तो गड़बड़ है पूरा। वॉक करने जाओ डेली, मज़ा आएगा आपको, है ना। वॉक करने का टाइम निकाल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। न्यूट्रिशियस फूड, लाइट फूड खाओ, जंक फूड खाओगे नींद ज़्यादा आएगी, फालतू के अंदर ही थक जाओगे ना, ठीक है। हैवी फूड नहीं खाना है। ब्रेक अभी भी 1 हफ्ते में 1 बार ले सकते हो। आराम से प्रे करो, है ना, चमत्कार होते हैं आराम से, ठीक है। और
लास्ट में बस यही कहूँगा कि ऐप डाउनलोड कर सकते हो। फाउंडेशन लर्निंग की ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। iOS पे अगर आप हो तो आप क्लास प्लस नाम से ऐप ढूंढ सकते हो। ये ORG कोड है, ऑर्गेनाइजेशन कोड बोलते हैं इसको, YOEBP, YA है ना। लैपटॉप के लिए पोर्टल बना रखा है, ये लैपटॉप का पोर्टल का लिंक है। अगर आप देखो फाउंडेशन लर्निंग ऐप देखोगे तो प्ले स्टोर पे ऐसा दिखेगा, और क्लास प्लस ऐप देखोगे iOS पे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मैंने जो है जितनी बातें आपसे करनी थी कर ली। मेन थिंग तो आपको देखो जानकारी देनी थी कि अभी सितंबर अक्टूबर अटेम्प्ट आ चुका है। अब आपको जो है जिन्होंने तैयारी कर ली है, या जिन्होंने, मैं तो कह रहा हूँ जिनकी 50% से भी तैयारी हो चुकी, 50-60% तैयारी हो चुकी है, अब उनको मैदान में कूद जाना चाहिए और 2 महीने के अंदर पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये पार्किंसन लॉ देख लो, पार्किंसन लॉ ज़िंदगी में अप्लाई होता है बहुत ज़्यादा तरीके से। आप अभी कई लोग सोचेंगे सितंबर अक्टूबर नहीं, चल जनवरी फरवरी दूंगा, उसमें तो मैं झंडे गाड़ दूंगा। फिर जनवरी फरवरी में सोचेंगे फिर कि नहीं इस बार तो नहीं यार, चल मई जून देंगे पक्का। तो वो चलता ही रहता है, डेफरमेंट चलता ही रहता है। तो डेफर मत करो भाई, ठीक है ना, ज़्यादा डेफर करना ठीक नहीं है। आप आपने जो सपना लेके एग्ज़ाम मतलब CMA में एंटर करे हो, उस सपने को पूरा करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर फिर भी आपको कभी कांटेक्ट करना है मेरे को, तो मैं जो है आपको नंबर भी देता हूँ, ये नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा गला ख़राब है तो थोड़ा सा मैंने आवाज़ थोड़ी सी धीरे रखी है, बट फिर भी ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।